ने प्रीवियस लेक्चर में किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा था, अब है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इट इज ऑल्सो नोन एज लूप रूल। इसको क्या बोला जाता है? लूप रूल भी बोला जाता है, क्योंकि ये किसी भी क्लोज्ड लूप के ऊपर अप्लाई किया जाएगा, इसलिए हम इसको लूप रूल बोलते हैं। सबसे पहली बात, जिस तरह केसीएल जो था, किरचॉफ्स करंट लॉ, ये बेस करता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। बच्चों इसी तरह किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बेस करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट, इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अच्छा, अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस करता है। वो कैसे बेस करता है मैं आपको भी बता देता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मतलब ये होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो मुझे बताएं, अगर टोटल एनर्जी किसी भी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी तो उसकी चेंज इन एनर्जी क्या होगी? जीरो होगी। क्यों चेंज इन एनर्जी जीरो होगी? देखिए, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब एक चीज है ही कांस्टेंट है, क्यों मुन्ना, तो उसका चेंज क्या आएगा? जीरो आएगा। तो याद रखिएगा, चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने अगर किसी भी सिस्टम के ऊपर अप्लाई करना हो तो आप चेक कर लिया करें कि उस सिस्टम की चेंज इन एनर्जी जीरो आ रही है या नहीं। अगर वो जीरो आ रही हुई, इसका मतलब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओबे कर रहा है। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरी इसकी स्टेटमेंट क्या है? सम ऑफ all the voltages, sum of all the voltages in a closed circuit, sum of all the voltages, तेरे मेरे दंद भंद ने मरूंडे के मुंह वाले, इधर पापा को देख। sum of all the voltages in a closed circuit is equal to zero। बच्चों किसी भी सर्किट के अंदर जितने भी वोल्टेजेस होते हैं उन सब का सम किसके इक्वल होता है? जीरो के इक्वल होता है। सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज सर्किट इज इक्वल टू जीरो। इसको हम लिखेंगे मैथमेटिकली यूं, सिग्मा वोल्टेज इज इक्वल टू आंडा। हाँ जी, आजा मेरा पुत्र, तूने जो सा ट्रक नंगाना नंगा ले। ओ भाई, तू ब्रूसली के मुंह वाले, मैंने लिख के साइड पे ही होना है, मैंने एल्फी लगा के वहीं पे जुड़ जाना है। कि सूफी ना ऐसी बातें किया करो, तुम क्यों जानबूझ के ऐसे करती हो? अच्छा, अब देखें अगली बात गौर से जरा। हम यहां पे एक सर्किट बनाते हैं, उस सर्किट के अंदर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाना है। अच्छा, जब हम ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे ना, तो ये वाला रिजल्ट निकलेगा बकायदा, जिसमें हम देखेंगे कि सारे वोल्टेजेस का सम जीरो होता है किसी भी सर्किट में। आप लोगों की कसम, ठीक है, नहीं फुटकोगे। अच्छा चलो, अब इधर देखो, हम पहले यहां पे आपने ये दो बातें लिखनी है। इसकी हेडिंग आप बना सकते हैं कि ये बेसिस इसकी क्या है, कि किसके ऊपर बेस करता है। इसके ऊपर हेडिंग बना सकते हैं आप स्टेटमेंट की। तो दो हेडिंग्स होगी आपके इस लॉन्ग की। तीसरे नंबर पे आपने इसकी सर्किट डायग्राम की हेडिंग बनानी है। मैं इधर की बजाय वो सर्किट इधर बनाने लगा हूं, आप तीसरे नंबर पे सर्किट बनाएंगे। ठीक है, पहले नंबर पे बेसिस, दूसरे नंबर पे स्टेटमेंट, और तीसरे नंबर पे आप लोगों ने सर्किट बनाना है। मैं इधर बना रहा हूं व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, अच्छा, अब ये सर्किट में हम आपकी बुक के मुताबिक सर्किट बनाएंगे। इस सर्किट में यहां पे हमारे पास एक अदद रेजिस्टेंस लगी हुई है, एक ये खूबसूरत सा सेल लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास यहां पे सर्किट में एक और सेल लगा हुआ है, और यहां पर एक ब्यूटीफुल सा एक रेजिस्टर लगा हुआ है, और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। अच्छा, इस सर्किट में डेट इज R1, डेट इज R2, ये है पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, अब इस सेल की जो ईएमएफ है इसको नाम दिया गया है E1 का, इस सेल की ईएमएफ को नाम दिया गया है E2 का। अच्छा, ये सर्किट चेंज हो सकता है, मगर हम बोर्ड के पेपर में वही बनाएंगे जो हमारी किताबों में बना हुआ है। तो तीसरे नंबर पे हमने सर्किट बना दिया। अच्छा, अब जब भी केवीएल अप्लाई करना है ना, केवीएल का मतलब केवीएल डिराइव करना है, सबसे पहले सर्किट में करंट की डायरेक्शन का पता होना चाहिए आपको। क्या बोला मैं? और बोलो, करंट की डायरेक्शन का पता होना जरूरी है। ओके, अच्छा, अब हमें कैसे पता चलेगा? सर्किट में दो सेल लगे हुए हैं,
इनाम गौर से समझना, सर्किट में 2 सेल लगे हुए हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि सेल कौन से सेल का करंट फ्लो करेगा? तो याद रखिएगा, अगर सर्किट में 2 सेल लगे हुए हैं तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा सेल ग्रेटर ईएमएफ का है। क्या बोला मैं? कौन सा सेल ग्रेटर ईएमएफ का है? अच्छा, लेट वी से मैं कहता हूं कि E1 E2 से बड़ा है। अब देखें मैंने क्या कंडीशन लगा रहा हूं, मैं ये सपोज कर रहा हूं, ये बुक वाले ने ये सपोज किया इसलिए हम ये सपोज कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर, अब आपने एक्सप्लेनेशन में तो कुछ लिखनी है ना, तो सबसे पहले आपने बीच में ये लाइन लिख देनी है, लेट अस कंसीडर, बोलो कि E1 बच्चों E2 से क्या है? बड़ा है। अच्छा, अब मुझे बताएं अगर E1 E2 से बड़ा होगा तो कन्वेंशनल करंट तो हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉ होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो करंट है पॉजिटिव टू नेगेटिव ड्रॉ होगा, और इस तरीके से हम ये करंट की एरो लगा देंगे, करंट को शो कर देंगे, क्योंकि सेल E1 E2 से बड़ी ईएमएफ का है, तो सर्किट में करंट उस बदमाश सेल का फ्लो करेगा जो ग्रेटर ईएमएफ का होगा। तो सबसे पहले हमने E1 के लिहाज से करंट को बना दिया। यहां तक समझ आ गई बात? पक्की बात है मुन्ना? अच्छा, अब अगली बात, करंट, भाई हौसला कर, मैं नचने लगा हूं, एक्सप्लेनेशन लिखवाऊंगा मेरी जान, बेफिक्र हो जा तू। बुक में देख पहले, तुझे वो गंदा सा अंग्रेजी नजर आ रही होगी लिखी हुई, माशाल्लाह, बंदा अंग्रेजी देखे शीशा देखे समझ नहीं आती किसको क्या कहना है ना, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं भाई अंग्रेजी में लिखवाऊंगा। अच्छा, तो ये अंग्रेजी लिख रहा हूं और मैं यहां पर अरबी लिख रहा था। अब लेट अस कंसीडर E1 E2 से बड़ा है। अगर E1 E2 से बड़ा होगा, सो डायरेक्शन ऑफ करंट, सो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, बताएं क्या है फिर? विल बी, बोलो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? ये क्लॉकवाइज है। माशाल्लाह, तेरी घड़ी इधर को घूमती है, ब्रूसली के मुंह वाले है, तेरा टाइम ही पुठा चल रहा है। कहता क्लॉकवाइज है ये। चलो कोई बात नहीं मेरा पुत्र, ये इसको काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का नाम देंगे, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक हो गया, ये पहला अंग्रेजी का स्टेप हो गया। अच्छा, अब हमने करना क्या है? मुझे ये बताएं करंट होता क्या है? व्हाट इज करंट? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। इसका मतलब जहां पे करंट फ्लो कर रहा है बेसिकली वहां पे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, ऐसा ही है? क्यों भाई? yes, अच्छा, अब इधर देखें, हम कहते हैं सपोज करें ये करंट है ना, इसका मतलब यहां पे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। मैं इस चार्ज को डेल्टा क्यू बोलता हूं और ये चार्ज बेसिकली ऐसे फ्लो कर रहा है। इसको मैं रेड एरो से लगा देता हूं क्योंकि मैंने जो करंट है वो भी रेड से शो किया है। तो ये देखें, ये चार्ज फ्लो कर रहा है, चार्ज डेल्टा क्यू, और इसकी डायरेक्शन है ये ऐसे। ये मैंने सारे एरो बताए, ये ओवरऑल एरो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? एंटी क्लॉकवाइज मैंने चार्ज फ्लो करने की डायरेक्शन शो कर दी है। बेशक आप ये पेपर में ना कीजिएगा, ये जस्ट आपको समझाने वाली बात होने लगी है अब सारी। अच्छा, हम करने क्या जा रहे हैं? सबसे पहले देखें, जब तक आपको टॉपिक का ये नहीं पता कि आप करने क्या जा रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट नहीं टॉपिक के क्लियर होते। देखिए, हमने एक फार्मूला डिराइव करना है जिसमें हमने ये चेक करना है कि किसी भी क्लोज सर्किट के सारे वोल्टेजेस का सम क्या होता है। अच्छा, मैंने बताया अब इस चीज को प्रूफ करना है इसकी मदद से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की मदद से। अच्छा, अब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि टोटल एनर्जी का चेंज जो होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। टोटल एनर्जी का चेंज, यहां पे टोटल बेशक लिख लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें टोटल कितने एलिमेंट है? 4। कितने एलिमेंट है? एक सेल E1, एक रेजिस्टेंस R1, सेल E2, रेजिस्टेंस R2, 4 एलिमेंट है। हम चारों की एनर्जी चेंज निकालेंगे। क्या निकालेंगे? चारों एलिमेंट्स की एनर्जीज निकालेंगे और उनका सम 0 के इक्वल पुट करेंगे और देखेंगे क्या वो 0 आता है, और उससे अगर वो 0 पुट करके ये चीज हमारी डिराइव होगी तो इसका मतलब है हमारा रिजल्ट ओके है ये। तो अब हम इसको यूटिलाइज करके ये बनाने लगे, इसलिए अब नेक्स्ट स्टेप क्या है? वी विल फाइंड, सबसे पहला स्टेप क्या था? करंट की डायरेक्शन डिसाइड करना। दूसरा स्टेप क्या है? वी विल फाइंड एनर्जी चेंज फॉर ईच एलिमेंट इन द सर्किट। हम सर्किट के अंदर मौजूद हर एलिमेंट का एनर्जी चेंज निकालेंगे। ठीक हो गया? अब यहां पे मैं इधर लिखने लगा हूं फॉर E1। अब हम बात करने लगे हैं बच्चों E1 सेल की। सबसे पहले इसी के नीचे आपने लिखना है, ठीक है ना? फॉर
E1। ये जैसे लिखवा रहा हूं ऐसे ही बोर्ड के पेपर में छापा लगा देना है, पूरा पांजा फिट हो जाएगा। ठीक है, लिखो। अच्छा, E1 के लिए बच्चों आप ये देखें कि ये चार्ज जब यहां से मूव करता हुआ आ रहा है तो ये सेल के नेगेटिव टर्मिनल में एंटर हो रहा है और पॉजिटिव से बाहर निकलेगा, यानी लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आ रहा है। तो जब भी चार्ज लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आएगा, एनर्जी गेन करेगा कि लॉस करेगा? गेन करेगा ना, लो से हाई पे आया है तो एनर्जी क्या करेगा? तो याद रखिएगा, आप E1 में क्या लिखेंगे? चार्ज डेल्टा क्यू मूव्स फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ये लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे आएगा, सो इट विल गेन एनर्जी। तो बच्चों ये क्या करेगा? एनर्जी को गेन करेगा। और ये जो एनर्जी गेन्ड होगी बताइए किसके बराबर होगी? अब एनर्जी गेन्ड का फॉर्मूला क्या होगा मुझे बताएं। एनर्जी का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते आए हैं? चार्ज इंटू वोल्टेज। एनर्जी किसके बराबर होती है? W इज इक्वल टू क्यू वी पढ़ा था। तो एनर्जी बराबर होती है चार्ज इंटू वोल्टेज। अच्छा, यहां पर जो हमारा चार्ज है वो है डेल्टा क्यू, और जो वोल्टेज है डेट इज E1। वो कैसे देखें? इस सेल का जो वोल्टेज है वो E1 है, EMF। तो हमने E1 लिख दिया वोल्टेज की जगह पे। समझ लगी इस बात की? एनर्जी का फार्मूला क्या होता है? चार्ज इंटू वोल्टेज। चार्ज की जगह डेल्टा क्यू आ गया और वोल्टेज की जगह पे क्या आ गया? E1 आ गया। और इधर मैं प्लस का साइन लगा रहा हूं, वजह क्योंकि एनर्जी गेन हुई है और गेन्ड एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, लॉस्ट वाली हमेशा नेगेटिव होती है। लो जी, पहले एलिमेंट की एनर्जी आ गई। अब किसकी बारी है? बोलो, दूसरे एलिमेंट की। चलो लिख लो 4R1। अब हमारी बारी आ गई इस R1 की। भाई रेजिस्टेंस जो होती है इसमें हमेशा जब भी चार्ज ने मूव करना है, रेजिस्टेंस का काम ही रुकावट होता है, डिसिपेट करना। तो ये एनर्जी को हमेशा डिसिपेट करेगा। तो यहां पे आप लिखेंगे चार्ज डेल्टा क्यू विल लॉस्ट एनर्जी। इसका मतलब है ये डेल्टा क्यू हम क्यों यूज कर रहे हैं भला चार्ज के साथ? ये अपनी सिंबल नाम दिया हुआ डेल्टा क्यू, स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज। ये टोटल चार्ज के लिए ना हम ये डेल्टा क्यू वाली टर्म यूज कर लेते हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे हम चार्ज को डिस्कस कर रहे हैं बस। तो सो एनर्जी लॉस्ट बताएं किसके बराबर आएगी? इसकी मैं लिखूंगा एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू IR1। अब ये बात नहीं समझ आती लोगों को, जल्दी देखें। एनर्जी का फार्मूला लॉस्ट के में माइनस का साइन आ गया, पहली बात तो ये आई नाम। लॉस्ट में किसका साइन आ गया? माइनस का साइन आ गया। अच्छा, चार्ज की जगह डेल्टा क्यू। अब वोल्टेज आता है, रेजिस्टेंस का वोल्टेज कैसे निकालते हैं? V इज इक्वल टू IR से। रेजिस्टर का वोल्टेज कैसे निकालते हैं? V इज इक्वल, तो वो हमने रेजिस्टर की जगह पे V की जगह पे IR1 लिख दिया। समझ आई? अच्छा, अब इधर अब किसकी बारी है? जल्दी बताओ। नेक्स्ट किसकी बारी है? अब E2 की। चलो जी, अब E2 के लिए मुझे बताएं। E2 में देखें, अब चार्ज ने ऊपर से इधर आना है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे आना है। ऐसे ऊपर से नीचे आ रहा है, हाई से लो, पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा है। तो एनर्जी गेन करेगा या लॉस? लॉस। तो लो जी, तो यहां पे लिख रहे हैं डेल्टा क्यू चार्ज विल मूव फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, सो इट विल लॉस्ट, बोलो ना, एनर्जी। तो बच्चों ये एनर्जी को लॉस्ट करेगा। अब ये जो एनर्जी लॉस करेगा उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू, और यहां पे इसका जो वोल्टेज है वो E2 है, तो मैंने E2 लिख दिया। डोनी, अब किसकी बारी है? अब एक रह गया एलिमेंट, कौन सा? बोलो, R2 रह गया है। तो अब हम लिखते हैं यहां पे 4R2। अच्छा, इसमें क्या होगा? जब भी इस रेजिस्टर में से चार्ज ने गुजरना है उसने एनर्जी क्या करनी है? लॉस्ट करनी है। तो भाई रेजिस्टर है तो चार्ज ने क्या करना है? चार्ज विल, बोलो, लॉस्ट एनर्जी। ओके, अब जब ये चार्ज ने एनर्जी लॉस्ट करनी है, सो ये एनर्जी लॉस्ट किसके बराबर आएगी? तो ये एनर्जी लॉस्ट बराबर आएगी माइनस डेल्टा क्यू, और इसका वोल्टेज कितना होगा? बोलो, IR2। तो मैंने इधर लिख दिया IR2। क्या हमने चारों एलिमेंट्स की एनर्जी चेंज निकाल ली? लो बच्चों, अब
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक क्या कहता था कि टोटल चेंज इन एनर्जी शुड बी इक्वल टू जीरो, यही कहते हैं। तो इधर मेरी बात सुनिएगा, बाय यूजिंग, नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, आप ये पूरा लिखेंगे LCE, मैंने बस ऐसे लिखा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज करते हुए। चले बताएं मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक सारों की एनर्जी, कितने एलिमेंट थे, 4, बट इधर देखो पहले एलिमेंट की एनर्जी कितनी आई थी, जल्दी बताओ, पॉजिटिव डेल्टा क्यू E1, ब्रैकेट क्लोज कर दें, ठीक हो गया। अच्छा, ये पहले वाले एलिमेंट की एनर्जी आ गई, वो लिख ली पॉजिटिव डेल्टा क्यू E1 जमा दूसरे वाले एलिमेंट की एनर्जी कितनी है, माइनस डेल्टा क्यू IR1 ब्रैकेट क्लोज जमा तीसरे वाले एलिमेंट की एनर्जी बताइएगा, वो लिखिए माइनस डेल्टा क्यू E2 जमा चौथे वाले एलिमेंट की एनर्जी ये लिखिए ऊपर क्या, माइनस डेल्टा क्यू IR2 और ब्रैकेट को क्लोज इज इक्वल टू 0 पुट कर दें। क्या मुश्किल है? ओ भाई मुश्किल तो नहीं है। अच्छा, तो अब यहां पे हम लोगों ने सारे एलिमेंट्स की एनर्जी को चेंज को 0 के इक्वल पुट कर दिया। अब मुझे बताएं इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, इनमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, डेल्टा क्यू कॉमन आ सकता है, और डेल्टा क्यू कॉमन आ रहा है ना। अच्छा, अगर मैं डेल्टा क्यू को कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में प्लस E1 बचेगा, प्लस माइनस IR1 बचेगा, प्लस माइनस E2 बचेगा, प्लस माइनस IR2 बचेगा, इज इक्वल टू आंडा, ये नहीं। अच्छा, अब मुझे बताएं, ये आपको स्कूल की मिस शबनम ने भी बताया होगा कि ये डेल्टा क्यू इधर आके क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, E1 प्लस माइनस IR1 प्लस माइनस E2 प्लस माइनस IR2 इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज्ड सर्किट इज इक्वल टू 0। यहां पे प्रूफ होने लगा, कैसे भला, ये देखो इधर, ये पहले वाले एलिमेंट का वोल्टेज है, ये दूसरे वाले एलिमेंट का वोल्टेज है, ये तीसरे वाले एलिमेंट का, और ये चौथे वाले का। मुझे बताएं चारों एलिमेंट्स के वोल्टेजेस का सम किसके इक्वल आया है। तो देखें ये चीज हमने कहां से प्रूफ की है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो मैंने क्या लिखा था कि इट इज बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उसी की बेस के ऊपर हमने ये देखें डेल्टा वी, ये समेशन V इज इक्वल टू 0 फाइंड आउट कर लिया है, बोलो आमीन। अच्छा, अब बच्चे ने यहां तक लिखाते हैं पूरा लॉन्ग और नंबर मिलते हैं 4, एक नंबर कट जाता है फिर भी। अब बच्चे कहते हैं सर हमने तो इतनी मेहनत। अच्छा, बुक में आप देखेंगे ना आपको गंदी अंग्रेजी लिखी हुई नजर आएगी माशाल्लाह काफी ज्यादा। भाई तुम्हें जैसे मैंने लिखवाया ऐसे ही पेपर में छापा लगा देना है, मगर एंड पे ना अगले पेज पे आपको 2 रूल्स नजर आ रहे होंगे लिखे हुए, उनकी तरफ कोई नहीं देखता, आ रहे हैं नजर। अच्छा, वो रूल्स अब समझिएगा डायरेक्टली, मैं इसके मुताबिक वो रूल आपको समझाने लगा हूं, इधर समझ लें। ये पहला वाला सेल है, ये दूसरे वाला सेल है। अच्छा, इस सेल की वोल्टेज के साथ पॉजिटिव है, इस सेल के वोल्टेज के साथ नेगेटिव है। यार ये क्या चक्कर है। अब इधर सुने, ये डायरेक्ट भी रूल लगा सकते हैं, अगर चार्ज किसी भी सेल के लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे एंटर हो रहा हो तो उसकी वोल्टेज की पोलैरिटी के साथ पॉजिटिव आया करेगा। क्या बोला मैं, अगर चार्ज लो टर्मिनल से, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ आ रहा हो तो उस सेल के वोल्टेज के साथ पॉजिटिव का साइन आया करेगा। तो देखें उसकी वजह क्यों, क्योंकि वो एनर्जी गेन कर रहा होता है चार्ज, तो इसलिए पॉजिटिव का साइन आता है। और यहां पे क्या हो रहा है, हाई से लो पे आ रहा है तो इसके वोल्टेज के साथ क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। तो देखिए E2 के साथ नेगेटिव का साइन है। डन हो गया। तो पहला पॉइंट अगर आप पढ़ेंगे ना उसने यही लिखा हुआ है, पहला पॉइंट किताब है भाई, किताब खोल के देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, इधर दिखाओ। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि इफ अ सोर्स ऑफ EMF, गौर से सुनना, इज ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। ये देखें, अगर किसी EMF के सोर्स में करंट ट्रेवल कर रहा हो, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल कर रहा हो, तो उस EMF के साथ किसका साइन आएगा, पॉजिटिव का साइन आएगा, और दूसरी वाली के साथ नेगेटिव का साइन आएगा। अच्छा, मगर आगे ना रेजिस्टर के बारे में बड़ी अजीब बात लिखी है। कहता है इफ अ रेजिस्टर इज ट्रेवल्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, द चेंज इन पोटेंशियल इज नेगेटिव, इट इज पॉजिटिव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये पकड़ें,
इस बात का मतलब, ये बात समझना बड़ा जरूरी है। कहता है रेजिस्टर के साथ अगर कोई करंट रेजिस्टेंस में से गुजर रहा है तो माइनस आएगा, मगर अगर वो ऑपोजिट हो जाए तो प्लस आएगा। अब इस बात को ऐसे नहीं समझ आएगी आपको। इस बात को समझने के लिए ना, पहले इसको नोट कर लिया आप लोगों ने, सबने नोट कर लिया है? अच्छा, मैं यहां पर ना एक आपको काम की बात बताऊं, इन्हीं रूल्स को थोड़ा सा हम देखते हैं, और ये आपको व्हीटस्टोन ब्रिज समझने में बड़ी आसानी देगा। कल के लेक्चर में व्हीटस्टोन ब्रिज कल पढ़ना है ना, उसमें ये बड़ा हेल्पफुल होगा, गौर से समझ लेना। देखें, अगर हमारे पास ये एक सेल है, इसकी ईएमएफ है लेट्स सपोज ई, ठीक है, ये इसका पॉजिटिव का साइन है, ये इसका नेगेटिव का साइन है। मैं कहता हूं करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, बताएं इसकी ईएमएफ के साथ प्लस का साइन आएगा कि माइनस का साइन आएगा? जल्दी बताओ। क्यों? क्योंकि करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई से लो पे जा रहा है, तो बच्चों इसकी ईएमएफ के साथ पॉजिटिव का साइन आएगा। ओके, ये तो समझ आ गया रूल। अच्छा, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं ये कहता हूं कि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, मगर करंट जो है वो इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो अब बताएं इस सेल की ईएमएफ के साथ नेगेटिव का साइन आएगा, क्योंकि वो चरसियो, एक मिनट, ये हाई से लो पे जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा। है मरूंडे के मुंह वाले ना हो तो, वो भाई हाई से लो पे आ रहा है तो नेगेटिव आएगा ना। तेरे मैं चपाटे कराऊं राह के सुंडी के मुंह वाले, ये नेगेटिव आएगा। अच्छा, ये देखें, और यहां पे लो से हाई पे आ रहा है तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब अगली बात, ये तो वो बातें होगी जो हमने दो अभी पढ़ी हैं। दूसरा रूल इधर सुनिएगा, ये रजिस्टर वाला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस रेजिस्टेंस आर के साथ मैं कहता हूं लेट्स सपोज करंट इस डायरेक्शन में गुजर रहा है, तो इसका वोल्टेज क्या होगा? माइनस आई आर होगा। इट इज अंडरस्टूड। रेजिस्टर के साथ तो माइनस आ गया, मगर असल पंगा उस वक्त पड़ेगा अगर एक ही रेजिस्टर में करंट के दो एरो लगे हों। लेट्स सपोज दैट इज I1, दैट इज I2। एक ही रेजिस्टर से दो करंट लिंक कर रहे हो। अब ये एक ही रेजिस्टर से दो करंट कब लिंक करते हैं, इस बात को हम व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट में पढ़ेंगे बकायदा। मगर अभी सपोज करें, बस मैं ये बात आपको जो बताना चाह रहा हूं कि अगर किसी रेजिस्टर से इकट्ठे दो करंट लिंक कर रहे हो और दोनों ऑपोजिट ट्रेवल कर रहे हो, तो देखें होता यह है, इसके वोल्टेज के साथ माइनस आर तो आएगा, मगर करंट्स का डिफरेंस आएगा अंदर I1 माइनस I2, या आएगा I2 माइनस I1। ये डिपेंड करता है हमारे सर्किट की कंडीशन क्या है, हम WSB व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ेंगे। पहले समझ लेना इस बात को, रेजिस्टर के साथ हमेशा माइनस ही आना है, रेजिस्टर के साथ हमेशा माइनस ही आना है, रेजिस्टेंस के साथ हमेशा माइनस ही आना है, रेजिस्टेंस के साथ हमेशा माइनस ही आना है। अच्छा, मगर अंदर अगर दो करंट लिंक कर रहे हैं तो दोनों का डिफरेंस आएगा। अब सुनना ये बात, अगर आप इस डिफरेंस को अंदर, इस माइनस आर को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें इसको जरा, तो देखिए क्या बनेगा? माइनस आर I1, मगर इधर क्या बनेगा? प्लस आर I2। ये बात अब जरा समझनी है, ये पॉइंट लोगों को जल्दी समझ नहीं आता, ये लोगों को जल्दी समझ नहीं आता पॉइंट बच्चों के मतलब क्या है। अब देखें, इसी रेजिस्टर से दो करंट लिंक आ रहे थे, अगर एक के लिहाज से जो रेजिस्टर, जो करंट सर्किट का था, एक करंट के लिहाज से अगर रेजिस्टर माइनस में है, तो दूसरे के लिहाज से वो किस में आ रही है? प्लस में ही आ रहा है। हम बेसिकली अंदर डिफरेंस लिख रहे होते हैं इस, और रेजिस्टर के साथ माइनस लगाया होता है, मगर बेसिकली एक माइनस में चला गया और दूसरा उस वक्त प्लस में चला गया होता है। ये इस दूसरे पॉइंट का मकसद है जो बुक में लिखा है, और यही व्हीटस्टोन ब्रिज में भी यूज होता है, और यही हमारे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के अंदर भी कॉन्सेप्ट यूज होना है। अगर रेजिस्टर के साथ दो करंट लिंक कर रहे हो तो हम माइनस रेजिस्टेंस के साथ दोनों का डिफरेंस लिखते हैं। अब डिफरेंस में पहले कौन आएगा बाद में कौन आएगा, ये WSB में बताऊंगा। वैसे रूल ये होता है, जिस लूप की इक्वेशन लिख रहे हो उसका करंट पहले आता है, दूसरे लूप का करंट बाद में आता है। जो करंट लूप में नहीं था मगर वो फिर भी गुजर रहा है, उस लूप का करंट बाद में आता है। ये हम WSB के सर्किट को ड्रॉ जब करेंगे कल तो फिर पढ़ेंगे उसमें। ठीक हो गया? तो ये था जी आपका किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। और पेपर में अगर ये एंड पे 2 पॉइंट ना लिखे तो मैं आपको बता रहा हूं आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है?